जब हम प्राचीन मिस्र का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत पिरामिड, ममी और रेगिस्तान की तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन यह किताब उन पोस्टकार्ड वाली तस्वीरों को तोड़ देती है। यह आपको चमकती हुई सुनहरी कब्रों से निकालकर उस आम इंसान के घर में बैठा देती है जो नील नदी के किनारे अपनी रोटी सेंक रहा था। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। बाबरा मर्ट्स हमें सबसे पहले एक बहुत साधारण सी बात समझाती हैं। मिस्र दो रंगों पर टिका था, लाल जमीन और काली जमीन। लाल यानी रेगिस्तान, मौत, खालीपन, खतरा। काली यानी नील की उपजाऊ मिट्टी, जीवन, भोजन, सभ्यता। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। हम इतिहास को घटनाओं से समझते हैं, पर सभ्यताएं भूगोल से बनती हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेड लैंड ब्लैक लैंड बाय बारबरा मर्ट्स। यह किताब इंसान की उस गहरी जिज्ञासा को उजागर करती है जिसमें वह जानना चाहता है कि सभ्यता की असली जड़ें कहां से शुरू हुईं और उन्होंने हमें आज जैसा बनाया वैसा क्यों बनाया। लेखक साफ कहती हैं कि अगर नील नदी हर साल बाढ़ न लाती तो मिस्र नाम की कोई ताकतवर सभ्यता होती ही नहीं। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। यह लाइन भले ही किसी और इतिहासकार की हो, पर इस किताब की रगों में दौड़ती है। इसका सीधा मतलब है इंसान की महानता उसकी जमीन पर निर्भर है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, पर सच है। हम खुद को जितना भी महान मान लें, हमारी सोच का ढांचा हमारी परिस्थितियां ही बनाती हैं। और अब जरा खुद को देखिए, क्या आपकी नील नदी बह रही है, या आप लाल जमीन में खड़े हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि फसल उग जाएगी। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आपकी आदत है। आप माहौल बदले बिना नतीजे बदलना चाहते हैं। बाबरा मर्ट्स मिस्र के आम लोगों की जिंदगी को जिस तरह खोलती हैं, वह चौंकाने वाला है। वह बताती हैं कि वहां का किसान साल भर बस एक चीज का इंतजार करता था, बाढ़। अगर बाढ़ सही समय पर आई तो सब ठीक, अगर नहीं आई तो भूख, बीमारी, अराजकता। पूरा समाज एक प्राकृतिक चक्र पर निर्भर था। यह स्थिरता भी थी और असुरक्षा भी। यहां एक गलत धारणा टूटती है। हम सोचते हैं कि प्राचीन लोग अंधविश्वासी और असंगठित थे, लेकिन मिस्र का समाज अत्यंत व्यवस्थित था। हर साल बाढ़ के बाद जमीन की माप दोबारा होती थी, टैक्स तय होते थे, मजदूरों को काम मिलता था। पिरामिड सिर्फ गुलामों के पसीने से नहीं बने, वे एक संगठित आर्थिक व्यवस्था का परिणाम थे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। महान निर्माण सिर्फ जुनून से नहीं, सिस्टम से होते हैं। अगर आपके जीवन में सिस्टम नहीं है तो आपकी महत्वाकांक्षा बस कल्पना है। लेखक मिस्र के घरों का वर्णन करती हैं, मिट्टी की ईंटों से बने छोटे छोटे मकान जिनमें फर्नीचर कम था पर जीवन भरा था। परिवार साथ बैठता, खाना साझा करता, त्योहार मनाता। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। खास यह है कि 3-4 हजार साल पहले भी इंसान की मूल जरूरतें वही थीं जो आज हैं, सुरक्षा, भोजन, सम्मान और थोड़ा सा भविष्य का भरोसा। लेकिन यहीं एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। हम आधुनिक होकर भी असुरक्षित क्यों हैं? उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, लेकिन सामुदायिक जीवन था। उनके पास सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन सामाजिक पहचान थी। आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपके पास वह स्थिरता है जो एक किसान के पास थी, जो जानता था कि बाढ़ आएगी तो उसका जीवन बचेगा? बाबरा मर्ट्स बार बार हमें राजाओं से हटाकर आम आदमी की ओर ले जाती हैं। वह कहती हैं कि अगर आप मिस्र को समझना चाहते हैं तो उसकी रसोई, उसके खेत, उसके बाजार को समझिए, क्योंकि सभ्यता महलों से नहीं, रसोई से चलती है। यहां एक और भ्रम टूटता है। हम सोचते हैं कि प्राचीन समाजों में महिलाओं की भूमिका कम थी, लेकिन मिस्र में महिलाएं संपत्ति रख सकती थीं, व्यापार कर सकती थीं, तलाक ले सकती थीं। यह बात सुनकर आप चौंकेंगे। 3000 साल पहले कुछ अधिकार वहां थे जिनके लिए कई समाजों ने बहुत बाद में लड़ाई लड़ी। अगर आपने यह मान लिया है कि प्रगति सीधी रेखा में होती है तो आगे मत सुनिए। इतिहास सीढ़ी नहीं है, यह लहर है, कभी आगे कभी पीछे। लेखक धार्मिक जीवन को भी बहुत सहजता से समझाती हैं। मिस्रवासी मौत से डरते नहीं थे, वे उसे जीवन का विस्तार मानते थे। मम्मी बनाना, कब्र सजाना, यह सब किसी अंधविश्वास से नहीं, बल्कि एक गहरी आस्था से जुड़ा था कि आत्मा यात्रा जारी रखती है। टू द एंशिएंट इजिप्शियन, डेथ वॉज नॉट एन एंड बट अ ट्रांजिशन। इसका मतलब है अंत नहीं, बदलाव। अब जरा ठहरिए। अगर आपको यह विश्वास हो जाए कि मौत अंत नहीं है, तो आपका जीने का तरीका बदल जाएगा या नहीं? डर कम होगा या नहीं? और अगर आपका हर फैसला डर से संचालित हो रहा है, तो शायद समस्या ज्ञान की नहीं, विश्वास की है। बाबरा मर्ट्स यह भी दिखाती हैं कि मिस्र का समाज परफेक्ट नहीं था। वहां भ्रष्टाचार था, साजिशें थीं, सत्ता संघर्ष थे, लेकिन एक बात स्थिर थी, व्यवस्था। फराओ को देवता माना जाता था, लेकिन वह भी मात यानी संतुलन और न्याय के सिद्धांत से बंधा था। अगर वह संतुलन बिगाड़ता तो अराजकता फैलती। यहां एक आईना है। आपके जीवन में मात क्या है? कौन सा सिद्धांत है जो आपको संतुलित रखता है, या आप हर दिन बिना दिशा के भाग रहे हैं? सच बताऊं,
यह किताब इतिहास नहीं पढ़ाती, यह आपको झकझोरती है। यह कहती है कि सभ्यता सिर्फ तकनीक से नहीं बनती, बल्कि सामूहिक विश्वास, अनुशासन और पर्यावरण की समझ से बनती है। अगर ये 3 चीजें टूट जाए तो सबसे ऊंचा पिरामिड भी गिर सकता है। और यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी अपनी काली जमीन सूख रही है। उन्होंने अपने सिस्टम को नजरअंदाज किया है, उन्होंने अपने मूल सिद्धांतों को हल्के में लिया है। बाबरा मर्ट्ज का अंदाज बहुत मानवीय है। वह आपको लेक्चर नहीं देती, बल्कि साथ चलती हैं। वह बताती हैं कि इतिहास को रोमांटिक मत बनाइए। मिस्रवासी भी बीमार पड़ते थे, झगड़ते थे, डरते थे, लेकिन वे अपने परिवेश को समझते थे। उन्होंने नील को दुश्मन नहीं माना, उसे साथी बनाया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप अपने जीवन की बाढ़ से भाग रहे हैं या उसे समझ रहे हैं। आपने अपने रेगिस्तान को पहचान लिया है या अभी भी उसे काली जमीन समझ रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो आप कितने भी बड़े सपने देख लें, वे टिकेंगे कैसे? और असली सवाल तो अभी बाकी है। अगर मिस्र जैसी स्थिर और शक्तिशाली सभ्यता भी अंततः कमजोर पड़ गई तो क्या वजह थी? और कहीं वही वजह आज हमारे अंदर तो नहीं पल रही। जब आप मिस्र की उस काली जमीन पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक अजीब सी बात समझ में आने लगती है। सभ्यता सिर्फ इसलिए नहीं टिकी क्योंकि नील हर साल बाढ़ लाता था, बल्कि इसलिए टिकी क्योंकि लोगों ने उस बाढ़ को मापना, समझना और नियंत्रित करना सीख लिया था। बाबरा मर्ट्ज यहां बहुत शांत आवाज में एक खतरनाक सच्चाई रखती हैं। प्रकृति आपको मौका देती है, लेकिन उसे स्थिरता में बदलना इंसान की जिम्मेदारी है। सच बताऊं, नील की बाढ़ रोमांटिक कहानी नहीं थी। अगर पानी बहुत कम आता तो अकाल, अगर बहुत ज्यादा आता तो तबाही। इसलिए मिस्रवासियों ने किलोमीटर बनाए पत्थर की सीढ़ियां और स्तंभ जिनसे पानी का स्तर मापा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि 3-4 हजार साल पहले लोग डेटा इकट्ठा कर रहे थे। वे पैटर्न देख रहे थे, वे भविष्य का अनुमान लगा रहे थे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप अपने जीवन के किलोमीटर नहीं बना रहे तो आप बस उम्मीद पर जी रहे हैं। लेखक साफ करती हैं कि बाढ़ का स्तर तय करता था कि टैक्स कितना लगेगा, अनाज कितना जमा होगा और राज्य कितनी इमारतें बना पाएगा। यानी अर्थव्यवस्था सीधे प्राकृतिक चक्र से जुड़ी थी। लेकिन यहां असली ताकत यह थी कि राज्य ने उस अनिश्चितता को नियमों में बदल दिया। अराजकता को मापकर व्यवस्था बनाई गई। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपनी अनिश्चितताओं को मापते हैं या बस डरते हैं? यह सिर्फ मिस्र की कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आप जोखिम को समझने की बजाय उससे भागते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब थी। बाबरा मर्ट्ज एक और गलत धारणा तोड़ती हैं। हम सोचते हैं कि पिरामिड गुलामों के खून पसीने से बने, लेकिन वह बताती हैं कि ज्यादातर मजदूर किसान थे जो बाढ़ के मौसम में जब खेत डूबे होते थे तब राज्य के लिए काम करते थे। उन्हें खाना, कपड़ा और कभी कभी वेतन भी मिलता था। यह जबरन गुलामी से ज्यादा एक राष्ट्रीय परियोजना थी। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन महानता त्याग मांगती है, और संगठित त्याग। आपने भी कभी सोचा होगा कि बड़ी उपलब्धियां अचानक हो जाती हैं, लेकिन यहां हजारों लोग सालों तक एक ही पत्थर ढोते रहे, धीरे, लगातार, बिना शोर के। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। उन्हें नतीजा चाहिए, प्रक्रिया नहीं। लेखक जब मजदूरों के गांवों का वर्णन करती हैं तो वह बताती हैं कि उनके पास मेडिकल सुविधा थी, रोटी का राशन था और टीम वर्क था। हड्डियों के अध्ययन से पता चलता है कि चोट लगने पर इलाज किया जाता था। यानी वे एक्सपेंडेबल नहीं थे, वे सिस्टम का हिस्सा थे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अगर आप खुद को एक्सपेंडेबल समझते हैं तो आप कभी सिस्टम नहीं बना पाएंगे, और अगर आप दूसरों को एक्सपेंडेबल समझते हैं तो आपका सिस्टम टिकेगा नहीं। एक और दिलचस्प बात जो किताब में बार बार उभरती है वह है मात का सिद्धांत, संतुलन, न्याय और व्यवस्था। फराओ देवता माना जाता था, लेकिन उसका असली काम था इस संतुलन को बनाए रखना। अगर बाढ़ खराब होती तो लोग इसे देवताओं की नाराजगी नहीं बल्कि शासक की विफलता मानते। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। हम अक्सर अपनी विफलताओं का दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं, लेकिन मिस्र में व्यवस्था का सिरा ऊपर से जुड़ा था, जवाबदेही थी। आप ईमानदारी से बताइए, आपके जीवन में जवाबदेही किसके पास है? या आप हर गलती को टाइम खराब था कहकर टाल देते हैं? बारबरा मर्ट्ज बहुत सहजता से यह भी दिखाती हैं कि मिस्र का समाज स्थिर दिखता था, लेकिन अंदर से वह लगातार संतुलन साध रहा था। हर साल बाढ़ के बाद जमीन की सीमाएं मिट जाती थीं, फिर सर्वेयर आते, नापते और सीमाएं दोबारा तय करते। यानी संपत्ति स्थायी नहीं थी, उसे हर साल साबित करना पड़ता था। यह बात सुनना आसान नहीं है, आपकी उपलब्धियां भी स्थायी नहीं है। उन्हें हर साल, हर महीने, हर दिन फिर से कमाना पड़ता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि एक बार फिटनेस बना ली
तो छोड़ते ही शरीर बदल जाता है। एक बार अनुशासन छोड़ा तो आदतें ढीली पड़ जाती हैं। यही तो है, जमीन हर साल फिर से मापनी पड़ती है। अगर आप यह नहीं करेंगे तो आपकी काली जमीन धीरे धीरे लाल बन जाएगी। लेखक धार्मिक जीवन को भी रोजमर्रा से जोड़ती हैं। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वे आर्थिक केंद्र थे। वहां अनाज जमा होता था, कारीगर काम करते थे, रिकॉर्ड रखे जाते थे। यानी आस्था और प्रशासन अलग नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे, आज इससे क्या लेना देना? लेना देना यह है कि अगर आपके विश्वास और आपके काम के बीच डिस्कनेक्ट है तो आप भीतर से टूटे हुए हैं। मिस्रवासी कम से कम अपने विश्वास के अनुसार जीते थे। आप यहां एक और भ्रम टूटता है, प्राचीन लोग तकनीकी रूप से पिछड़े थे। सच यह है कि उन्होंने पत्थर काटने, ढोने और सटीक कोण बनाने की कला में अद्भुत महारत हासिल की थी, बिना आधुनिक मशीनों के। यह जादू नहीं था, यह गणना थी। अगर आप अभी भी अपनी असफलता को संसाधनों की कमी पर डाल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। संसाधन नहीं, कौशल और धैर्य फर्क बनाते हैं। बाबरा मर्ट्ज का अंदाज यही है। वह आपको बार बार याद दिलाती हैं कि इतिहास में इंसान बहुत कुछ कर चुका है, बिना उन सुविधाओं के जिनके बिना आप आज काम शुरू नहीं करते। और फिर वह धीरे से एक असहज सच्चाई रखती हैं। मिस्र की ताकत उसकी स्थिरता थी, लेकिन वही स्थिरता उसकी कमजोरी भी बनी। जब बदलाव की जरूरत आई तो कठोर संरचनाएं लचीली नहीं रहीं। आक्रमण हुए, सत्ता बदली और धीरे धीरे वह सभ्यता जो हजारों साल टिकी थी कमजोर पड़ने लगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। आपने भी अपने जीवन में कोई सिस्टम बनाया होगा, रूटीन, नौकरी, बिजनेस मॉडल, लेकिन क्या वह इतना कठोर हो चुका है कि बदलाव स्वीकार नहीं करता? अगर हां, तो सावधान रहिए। इतिहास कहता है जो अनुकूल नहीं होता वह टिकता नहीं। ईमानदारी से बताइए, आप स्थिर हैं या जड़? और अगर अभी सब ठीक लग रहा है तो एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर कल आपकी नींद का पैटर्न बदल जाए तो क्या आपका सिस्टम टिकेगा, या फिर आपकी पूरी इमारत सिर्फ एक अच्छे मौसम पर टिकी है? यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अब जब आप मिस्र की उस स्थिर और व्यवस्थित दुनिया को थोड़ा समझने लगे हैं तो बारबरा मर्ट्ज आपको अचानक एक अलग मोड पर ले जाती हैं। वह कहती हैं, अगर आप सच में किसी सभ्यता को समझना चाहते हैं तो उसके देवताओं को समझिए, क्योंकि इंसान अपने डर और उम्मीदों को ही देवता बनाता है। यह बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन यहीं असली चाबी छिपी है। मिस्र में देवता बहुत थे, रा, ओसिरिस, आइसिस, होरस नामों की लंबी सूची। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह अंधविश्वास की भरमार नहीं थी? लेकिन यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। बाबरा मर्ट्ज दिखाती हैं कि यह बहुदेववाद अस्थिरता नहीं बल्कि लचीलापन था। हर शहर का अपना देवता था, हर परिस्थिति का अपना प्रतीक, यानी एक ही सच्चाई को अलग अलग रूपों में स्वीकार करने की क्षमता। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपके जीवन में सिर्फ एक ही सोच है, एक ही दृष्टिकोण है, तो आप कठोर हो चुके हैं। लेखक बताती हैं कि रा सूर्य देवता था, जीवन का स्रोत। हर सुबह उसका उगना सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं था, बल्कि यह विश्वास था कि अंधकार पर रोशनी की जीत हुई है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की मानसिकता है। जब आप हर सुबह उठते हैं तो क्या आप भी यह मानते हैं कि आज नया मौका है, या आप पिछली रात की हार लेकर ही उठते हैं? ओसिरिस की कथा और भी दिलचस्प है। उसे मार दिया गया, उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आइसिस ने उसे फिर से जोड़ दिया और वह मृत्यु के बाद के संसार का शासक बना। डेथ इज नॉट द एंड। यह सिर्फ धार्मिक कथन नहीं था, यह मिस्रवासियों के जीवन का केंद्र था। अब रुकिए, अगर आपको यह यकीन हो जाए कि हर असफलता अंत नहीं है बल्कि रूपांतरण है, तो क्या आप अलग तरह से जोखिम लेंगे या नहीं? लेकिन अगर आप हर गिरावट को अंतिम समझते हैं तो आप कोशिश ही क्यों करेंगे? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे खुद को बहुत जल्दी खत्म मान लेते हैं। बाबरा मर्ट्ज बार बार यह दिखाती हैं कि मिस्र का धर्म डर से ज्यादा व्यवस्था पर आधारित था। मात सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत नहीं था, धार्मिक भी था। दिल का तौलना, यह विश्वास कि मरने के बाद आपका दिल एक पंख के सामने तौला जाएगा। अगर दिल भारी निकला यानी पाप ज्यादा थे तो आत्मा नष्ट। अब ईमानदारी से बताइए, अगर आज आपके दिल को तौला जाए तो वह हल्का निकलेगा या भारी? यह सवाल असहज है और यही इसका मकसद है। लेखक समझाती हैं कि यह विचार लोगों को नैतिक बनाता था। कानून से ज्यादा आंतरिक डर काम करता था। वे जानते थे कि कोई देख रहा है, भले ही इंसान न देखे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ डर पर आधारित समाज था? नहीं, यह संतुलन पर आधारित समाज था, डर और आशा दोनों साथ। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपके जीवन में कोई आंतरिक मानदंड नहीं है तो आप बाहरी नियमों के सहारे कब तक टिकेंगे? जब कोई देख नहीं रहा होता तब आप कौन होते हैं, यही असली परीक्षा है।
बाबरा मर्ट्स एक और भ्रम तोड़ती हैं। हम सोचते हैं कि प्राचीन लोग मृत्यु के प्रति जुनूनी थे क्योंकि वे कब्रों पर इतना ध्यान देते थे, लेकिन वह बताती हैं कि यह मृत्यु से प्रेम नहीं था, यह जीवन के विस्तार की तैयारी थी। कब्र को घर की तरह सजाया जाता था, खाना, फर्नीचर, चित्र, सब इसलिए कि आत्मा आगे भी जीवन जी सके। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आप भी अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किस तरह, डर से या आशा से? लेखक जब ममीकरण की प्रक्रिया बताती हैं तो वह बहुत सूक्ष्मता से बताती हैं कि यह वैज्ञानिक समझ पर आधारित था। अंगों को निकालना, शरीर को संरक्षित करना, यह प्रयोगों का परिणाम था, यानी आस्था और विज्ञान साथ साथ थे। अगर आप यह मानते हैं कि विश्वास और तर्क एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो इतिहास आपको गलत साबित करता है। अब जरा खुद को देखिए, क्या आपने अपने जीवन में दोनों को संतुलित किया है, या आप किसी एक चरम पर खड़े हैं? बारबरा मर्ट्स यह भी दिखाती हैं कि धर्म सत्ता का साधन भी था। फराओ को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था, यानी राजनीतिक शक्ति को दिव्यता से वैधता मिलती थी। यह व्यवस्था को मजबूत बनाता था, लेकिन खतरा भी था। अगर विश्वास डगमगाया तो सत्ता भी। यह लाइन खतरनाक है। आपकी पहचान जिस चीज पर टिकी है, अगर वही हिल जाए तो आप गिरेंगे या संभलेंगे? आपने शायद अपनी पहचान नौकरी, रिश्ते या सफलता पर टिका रखी है। अगर वह चली जाए तो? मिस्र में भी जब विदेशी आक्रमण हुए और पुराने देवताओं की शक्ति कम हुई तो लोगों का आत्मविश्वास हिला। यहीं असली समस्या शुरू होती है। स्थिर विश्वास ताकत देता है, लेकिन जड़ विश्वास तोड़ देता है। लेखक बहुत मानवीय तरीके से यह भी बताती हैं कि आम लोग इतने दार्शनिक नहीं थे जितना हम सोचते हैं। वे भी बीमारी से डरते थे, वे भी देवताओं से प्रार्थना करते थे कि उनका बच्चा बच जाए, उनकी फसल अच्छी हो जाए। यानी धर्म उनके लिए दार्शनिक बहस नहीं, दैनिक सुरक्षा था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आप संकट में होते हैं तो आप किससे ताकत लेते हैं? आपके पास कोई गहरा आधार है या सिर्फ सतही प्रेरणा? ईमानदारी से बताइए, अगर आपका सिस्टम टूट जाए तो क्या आपका विश्वास आपको संभाल पाएगा? बाबरा मर्ट्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह देवताओं को रहस्यमय धुंध से बाहर निकालती हैं और उन्हें इंसानी जरूरतों से जोड़ देती हैं। हर देवता किसी डर, किसी उम्मीद, किसी प्राकृतिक ताकत का प्रतीक था, यानी इंसान ने अपने डर को नाम दिया ताकि वह उससे बात कर सके। यह बहुत गहरी बात है। अगर आप अपने डर को नाम नहीं देंगे तो वह आपको चुपचाप नियंत्रित करेगा, और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने डर को पहचानते नहीं, बस उससे भागते हैं। मिस्र की धार्मिक व्यवस्था ने उन्हें हजारों साल तक स्थिर रखा, लेकिन जब नए विचार आए, नए देवता आए और सत्ता बदली तो पुरानी संरचनाएं हिल गईं। बदलाव हमेशा बाहरी नहीं होता, कभी कभी भीतर से आता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपके अंदर भी कोई बदलाव दस्तक दे रहा है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं? अगर हां, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। जब विश्वास और वास्तविकता टकराते हैं तो या तो विश्वास बदलता है या इंसान टूटता है, और आगे जो होने वाला है वह इस टकराव को और गहरा करेगा। जब बारबरा मर्ट्स मिस्र की धार्मिक और सामाजिक संरचना को खोल चुकी होती हैं, तब वह आपको एक और परत दिखाती हैं, सत्ता की परत। और यही कहानी थोड़ी असहज होने लगती है, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं लेते कि शक्ति कैसे काम करती है, तब तक आप किसी भी सभ्यता को सही मायनों में समझ ही नहीं सकते। फराओ एक ऐसा नाम जिसे हम अक्सर रहस्य और भव्यता से जोड़ते हैं, लेकिन लेखक इस चमक को धीरे धीरे हटाती हैं। वह दिखाती हैं कि फराओ सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक प्रतीक था, देवता और इंसान के बीच का पुल। लेकिन सच बताऊं, यह पुल जितना मजबूत दिखता था उतना ही नाजुक भी था। फराओ की ताकत इस बात पर टिकी थी कि लोग उसे मात का रक्षक माने, संतुलन का संरक्षक। अगर बाढ़ सही आई, फसल अच्छी हुई तो वह दिव्य, अगर अकाल पड़ा तो सवाल उठते। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में लोग देवता पर सवाल उठाते थे? सीधे नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है, जब हालात बिगड़ते हैं तो देवत्व का आवरण पतला पड़ जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, आपकी ताकत भी दूसरों की धारणा पर टिकी है। बाबरा मर्ट्स यह साफ करती हैं कि मिस्र की राजनीतिक व्यवस्था अत्यंत संगठित थी। वजीर, लेखक, कर अधिकारी, निरीक्षक, पूरा प्रशासनिक ढांचा था। यानी सत्ता सिर्फ एक चेहरे पर नहीं टिकी थी, वह एक नेटवर्क था। अब जरा रुकिए, अगर आपके जीवन की पूरी संरचना सिर्फ एक व्यक्ति या एक स्रोत पर टिकी है, नौकरी, एक रिश्ता, एक क्लाइंट, तो वह कितनी सुरक्षित है? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे विविधता नहीं बनाते, बैकअप नहीं बनाते, और फिर जब एक स्तंभ गिरता है तो पूरी छत ढह जाती है। लेखक बताती हैं कि मिस्र में लेखक स्क्राइब्स बेहद सम्मानित थे। वे पढ़ लिख सकते थे, रिकॉर्ड रख सकते थे। द पेन वॉज अ पैथ टू पावर। यह सीधी लाइन भले ही किताब में ऐसे न हो, लेकिन उसका भाव यही है। ज्ञान सिर्फ सजावट नहीं था, वह शक्ति था। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं
या बस मनोरंजन में समय बिता रहे हैं? अगर आप सीख नहीं रहे तो आप धीरे धीरे अपनी शक्ति छोड़ रहे हैं। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, पर सच है। बारबरा मर्ट्स एक और भ्रम तोड़ती हैं। हम सोचते हैं कि प्राचीन समाजों में सब कुछ ऊपर से तय होता था, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी काफी स्वतंत्रता थी। गांवों में अपने नेता, अपने निर्णय, यानी केंद्रीकरण और स्थानीयता का संतुलन। यह बहुत गहरी बात है। अगर सब कुछ ऊपर से नियंत्रित होगा तो लचीलापन खत्म हो जाएगा, और अगर सब कुछ बिखरा होगा तो अराजकता फैलेगी। संतुलन फिर वही मात। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपके जीवन में संतुलन है, या आप हर चीज को या तो पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं या पूरी तरह छोड़ देते हैं? लेखक जब सत्ता संघर्षों की बात करती हैं तो वह उन्हें नाटकीय नहीं बनाती। वह दिखाती हैं कि शांति के लंबे दौर के बाद भी अंदरूनी राजनीति चलती रहती थी। उत्तराधिकार की लड़ाइयां, परिवार के भीतर टकराव, यानी स्थिरता के नीचे हलचल। यह लाइन खतरनाक है। अगर सब कुछ ऊपर से शांत दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि भीतर भी शांति है। आपने भी शायद अपनी जिंदगी में ऊपर से सब ठीक रखा है, मुस्कान, काम, सोशल मीडिया, लेकिन अगर अंदर की दरारों को अनदेखा किया तो वे कभी न कभी बाहर आएंगी। बारबरा मर्ट्स विशेष रूप से पहले मध्यवर्ती काल जैसे समय का जिक्र करती हैं, जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और प्रांतों ने शक्ति ले ली। अराजकता, अस्थिरता, सांस्कृतिक गिरावट। यह वह समय था जब मिस्र का संतुलन टूटा। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही मध्यवर्ती काल चल रहा है। जब नेतृत्व कमजोर होता है तो भ्रम फैलता है, जब दिशा नहीं होती तो ऊर्जा बिखर जाती है। ये इतिहास का नियम है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका मतलब है कि एक मजबूत नेता ही सब कुछ है? नहीं। लेखक साफ करती हैं कि मजबूत संरचना और साझा विश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण थे। व्यक्ति बदलते रहे, लेकिन सिस्टम टिके रहे जब तक वे लचीले थे। अगर आपका सिस्टम किसी एक इंसान पर टिका है, चाहे वह आप खुद हों, तो सावधान रहिए। इंसान टूटते हैं। सिस्टम अगर इंसान से बड़ा न हो तो वह भी टूटेगा। बारबरा मर्ट्स यह भी दिखाती हैं कि जब विदेशी शासक आए, हिक्सोस जैसे, तो उन्होंने मिस्र की कई चीजें अपनाईं। यानी बाहरी प्रभाव को पूरी तरह नकारा नहीं गया, उसे आत्मसात किया गया। यहां एक गलत धारणा टूटती है। हम सोचते हैं कि बाहरी बदलाव हमेशा खतरा होते हैं, लेकिन सच यह है कि जो सभ्यता सीखती है वही बचती है। अब यह सवाल आपसे है, जब नया विचार आता है तो आप उसे खतरा मानते हैं या अवसर? ईमानदारी से बताइए, क्या आपने हाल में कोई नया कौशल सीखा है, या आप पुराने तरीके से ही सब कुछ कर रहे हैं? लेखक का अंदाज बहुत शांत है, लेकिन संदेश तीखा। मिस्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी निरंतरता थी, लेकिन वही निरंतरता जड़ता में बदली तो गिरावट शुरू हुई। सत्ता अगर बदलते समय को न पहचाने तो वह खुद अपना दुश्मन बन जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप बदल नहीं रहे तो आप पीछे जा रहे हैं, और यही असली असहजता है। हम स्थिरता चाहते हैं, लेकिन दुनिया बदलती रहती है। मिस्र ने हजारों साल तक संतुलन बनाए रखा, लेकिन हर संतुलन अस्थायी था। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपका संतुलन भी अस्थायी है? अगर कल आपके हालात बदल जाए तो क्या आप अनुकूल होंगे या टूटेंगे? बारबरा मर्ट्स हमें सत्ता की चमक के पीछे की मानवीय कमजोरी दिखाती हैं। फराओ देवता कहलाता था, लेकिन वह भी बीमार पड़ता था, डरता था, साजिशों से घिरा रहता था। यानी शक्ति का मुखौटा भीतर की असुरक्षा को नहीं मिटाता। यह आईना है। आपने भी शायद अपने लिए कोई मुखौटा बना रखा है, सफल, आत्मविश्वासी, स्थिर। लेकिन अगर वह मुखौटा उतर जाए तो क्या बचेगा? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि आगे कहानी उस जगह जाएगी जहां स्थिरता और असुरक्षा सीधी टकराएंगी, और वहीं से मिस्र की चमक में दरारें दिखने लगेंगी। अब तक आपने मिस्र को एक व्यवस्थित, संतुलित और आत्मविश्वासी सभ्यता के रूप में देखा, लेकिन बारबरा मर्ट्स यहीं रुकती नहीं। वह आपको धीरे धीरे उस जगह ले जाती हैं जहां यह चमक हल्की पड़ने लगती है। और सच बताऊं, यहीं असली सीख छिपी है, क्योंकि किसी भी सभ्यता की महानता को समझना आसान है, लेकिन उसके ढलान को समझना मुश्किल। मिस्र की ताकत उसकी निरंतरता थी। हजारों साल तक वही लिपि, वही देवता, वही सामाजिक ढांचा। बाहर से देखने पर यह स्थिरता प्रेरणादायक लगती है, लेकिन यहीं एक खतरनाक सच्चाई छिपी है। जो चीज बहुत लंबे समय तक नहीं बदलती, वह अंदर से सख्त हो जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपकी स्थिरता ही आपकी कमजोरी बन सकती है। बारबरा मर्ट्स दिखाती हैं कि जैसे जैसे समय बीता, प्रशासन भारी होता गया। मंदिरों के पास जमीन और संपत्ति बढ़ती गई, पुजारियों की शक्ति बढ़ी। धीरे धीरे फराओ की प्रत्यक्ष शक्ति कम होने लगी, यानी सत्ता का संतुलन बदल रहा था। ऊपर से सब वैसा ही दिख रहा था, लेकिन भीतर शक्ति का केंद्र खिसक रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें गलत क्या है? बदलाव तो स्वाभाविक है। हाँ,
लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बदलाव को स्वीकार करने की बजाय छिपाया जाता है। मिस्र की संरचना इतनी परंपरागत थी कि नए हालात के लिए लचीलेपन की कमी हो गई। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। क्या आप भी अपनी पुरानी आदतों को बचाने के लिए नए सच से आंख चुरा रहे हैं? लेखक यह भी बताती हैं कि विदेशी आक्रमण सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं जीते जाते, वे अंदर की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब नूबियन, असीरियन फिर फारसी ताकतें आईं, तो उन्होंने सिर्फ तलवार नहीं लाई, वे अपने साथ नई सोच, नई रणनीतियां भी लाईं। और मिस्र, जो सदियों से एक ही ढांचे में सोच रहा था, चौंक गया। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। सच बताऊं, जब आप सालों तक एक ही तरीके से जीते हैं तो वह तरीका आपकी पहचान बन जाता है, और जब कोई उसे चुनौती देता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी जड़ें हिल रही हों। मिस्र के साथ भी यही हुआ। उनका गौरव इतना गहरा था कि उन्हें यह मानने में देर लगी कि दुनिया बदल चुकी है। बाबरा मर्ट्स बहुत सादगी से यह बताती हैं कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सांस्कृतिक घमंड में बहुत पतली रेखा होती है। आत्मविश्वास आपको मजबूत बनाता है, लेकिन घमंड आपको अंधा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपका आत्मविश्वास कहीं घमंड में तो नहीं बदल गया? क्या आप यह मान बैठे हैं कि जो तरीका आपने चुना है वही अंतिम है? ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार कब स्वीकार किया कि आप गलत थे? लेखक एक और भ्रम तोड़ती हैं। हम सोचते हैं कि गिरावट अचानक आती है, लेकिन मिस्र की गिरावट धीरे धीरे हुई। पहले आर्थिक दबाव, फिर राजनीतिक अस्थिरता, फिर विदेशी हस्तक्षेप। कोई एक दिन ऐसा नहीं था जब सब खत्म हो गया। ये एक लंबी ढलान थी। ये बात सुनना आसान नहीं है। आपकी गिरावट भी शायद धीरे धीरे हो रही हो और आपको पता भी न चले। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी प्रेरणा कम हो जाती है, अनुशासन ढीला पड़ जाता है, लेकिन आप सोचते हैं चलो कल से ठीक कर लेंगे। यही तो है छोटी दरारें जो समय के साथ बड़ी हो जाती हैं। बाबरा मर्ट्स बताती हैं कि बाद के काल में फराओ का दिव्य आभा मंडल कमजोर पड़ने लगा। लोग अभी भी परंपरा निभाते थे, लेकिन भीतर विश्वास पहले जैसा नहीं रहा। और जब विश्वास कमजोर हो जाए तो संरचना सिर्फ दिखावा रह जाती है। अगर आपके जीवन में भी विश्वास सिर्फ दिखावा बन गया है, काम करते हैं पर दिल से नहीं, रिश्ते निभाते हैं पर जुड़ाव नहीं, तो सावधान रहिए। यह संकेत है कि अंदर कुछ टूट रहा है। लेखक का एक सूक्ष्म लेकिन गहरा संदेश यह है कि कोई भी सभ्यता हमेशा के लिए अमर नहीं होती। चाहे उसने कितनी भी महान इमारतें बनाई हों, चाहे उसका इतिहास कितना भी लंबा हो, समय सबको बदलता है। यह लाइन खतरनाक है। आपकी उपलब्धियां भी स्थायी नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर मेहनत क्यों करें? अगर सब खत्म होना है तो प्रयास का क्या अर्थ? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अस्थायित्व से डरकर प्रयास छोड़ देते हैं। लेकिन मिस्र की कहानी यह भी दिखाती है कि गिरावट के बीच भी कला बनी रही, मंदिर बने, संस्कृति जिंदा रही। यानी अंत भी पूर्ण अंत नहीं था, यह रूपांतरण था। अब यह सवाल आपसे है, जब आपके जीवन में गिरावट आए तो क्या आप उसे अंत मानेंगे या बदलाव का संकेत? बाबरा मर्ट्स का अंदाज यही है। वह न तो मिस्र को देवत्व देती हैं, न उसे पूरी तरह असफल घोषित करती हैं। वह दिखाती हैं कि हर युग की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। और सबसे बड़ी मूर्खता है यह मान लेना कि हम अलग हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इतिहास में हर सभ्यता ने यही सोचा था। यहीं असली समस्या शुरू होती है, जब हम खुद को इतिहास से ऊपर मान लेते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप भी यह मान बैठे हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति स्थायी है? कि आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, आपका प्रभाव यूं ही चलता रहेगा? अगर हां, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। गिरावट हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, वह चुपचाप आती है, छोटे संकेतों के रूप में। और जो संकेतों को अनदेखा करता है वही सबसे ज्यादा चौंकता है। और आगे जो खुलने वाला है वह सिर्फ मिस्र की कहानी नहीं रहेगा, वह सीधे आपकी कहानी से टकराएगा। जब आप मिस्र की इस लंबी यात्रा को थोड़ा और भीतर से देखने लगते हैं, तो बारबरा मर्ट्स आपको एक ऐसी जगह ले जाती हैं जहां भव्यता नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई है। और सच बताऊं, किसी भी सभ्यता की असली ताकत उसके राजाओं में नहीं, उसके आम लोगों की आदतों में छिपी होती है। यहीं से असली फर्क बनता है। मिस्र के किसान, कारीगर, लेखक, नाविक, यही वह लोग थे जिन्होंने उस पूरी संरचना को जिंदा रखा। और लेखक बार बार यही दिखाती हैं कि वे असाधारण नहीं थे। वे भी थकते थे, बीमार पड़ते थे, शिकायत करते थे, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें जोड़ती थी, दिनचर्या। अब आप सोच रहे होंगे, दिनचर्या में क्या खास है? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे बड़े लक्ष्य देखते हैं, लेकिन छोटी आदतों को हल्के में लेते हैं। मिस्र की पूरी सभ्यता छोटी छोटी नियमित क्रियाओं पर टिकी थी। खेत जोतना, नहर साफ करना, रिकॉर्ड लिखना, अनाज जमा करना।
ये लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपकी रोजमर्रा की आदतें बिखरी हुई हैं तो आपका भविष्य भी बिखरा होगा। बाबरा मर्ट्स यह बताती हैं कि किसान जानता था कि वह नील को रोक नहीं सकता, लेकिन वह अपनी तैयारी को नियंत्रित कर सकता है। वह बाढ़ के समय अलग काम करता, सूखे में अलग, यानी परिस्थिति बदलती थी लेकिन उसका अनुशासन नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। हालात बदलते हैं, लेकिन क्या आपका अनुशासन स्थिर रहता है? ईमानदारी से बताइए, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती तो आप बहाने बनाते हैं या सिस्टम मजबूत करते हैं? लेखक एक और दिलचस्प पहलू खोलती हैं, शिक्षा। मिस्र में हर कोई पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन जो कर सकते थे वे समाज में ऊपर उठ सकते थे। लेखक स्क्राइब बनने का मतलब था मेहनत से शारीरिक काम से बचना। यह सामाजिक गतिशीलता का रास्ता था। द स्क्राइब कंट्रोल्स द पेन एंड द पेन कंट्रोल्स द वर्ल्ड। यह विचार पूरे मिस्र में गूंजता था। इसका सीधा मतलब है, जो ज्ञान पर नियंत्रण रखता है वही भविष्य पर नियंत्रण रखता है। अब रुकिए, अगर आप सीख नहीं रहे तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है। दुनिया बदल रही है और अगर आपका कौशल नहीं बदल रहा तो आपकी स्थिति कमजोर हो रही है। बाबरा मर्ट्स यह भी दिखाती हैं कि मिस्र के घरों में परिवार की संरचना मजबूत थी। पिता काम करता, मां घर संभालती, बच्चे सीखते। लेकिन यहां एक और भ्रम टूटता है, महिलाएं पूरी तरह निर्भर नहीं थीं। वे संपत्ति रख सकती थीं, अदालत में जा सकती थीं, अनुबंध कर सकती थीं। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो आधुनिक विचार जैसा है। हाँ, और यही तो बात है, प्रगति सीधी रेखा में नहीं चलती। कुछ समाजों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत पहले संतुलन बना लिया था। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप यह मान लेते हैं कि आपका समाज ही सबसे उन्नत है, तो आप इतिहास से सीखना बंद कर देते हैं। लेखक बीमारी और स्वास्थ्य पर भी रोशनी डालती हैं। मिस्र के चिकित्सक जड़ी बूटियों, सर्जरी और प्रयोगों का उपयोग करते थे। हड्डियों के अध्ययन बताते हैं कि टूटी हड्डियां ठीक की जाती थीं, यानी ज्ञान अनुभव से आता था, सिर्फ अंधविश्वास से नहीं। अगर आप आज भी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की बजाय भाग रहे हैं तो आगे मत सुनिए। समाधान प्रयोग से आता है, इंतजार से नहीं। बाबरा मर्ट्स ये भी दिखाती हैं कि मनोरंजन, संगीत, नृत्य, यह सब भी जीवन का हिस्सा थे। मिस्रवासी सिर्फ काम में नहीं डूबे थे, वे त्योहार मनाते थे, गाते थे, हंसते थे। ये बात सुनकर आप सोच सकते हैं, तो क्या वे हमसे ज्यादा संतुलित थे? शायद, क्योंकि उन्होंने काम और आनंद के बीच संतुलन रखा। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपका जीवन सिर्फ काम है या सिर्फ भागना? संतुलन कहाँ है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे खुद अपने संतुलन को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेखक बार बार इस बात पर लौटती हैं कि मिस्र की ताकत उसका सामूहिक दृष्टिकोण था। वे अकेले नहीं सोचते थे, वे समुदाय के हिस्से के रूप में सोचते थे। खेत की सिंचाई अकेले नहीं हो सकती थी, नहर की सफाई सामूहिक थी। ये बहुत गहरी बात है। अगर आप सब कुछ अकेले करना चाहते हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपने मदद मांगना सीखा है या आप हर चीज खुद उठाने की कोशिश में टूट रहे हैं? बाबरा मर्ट्स एक और असहज सच्चाई रखती हैं। मिस्र में असमानता थी, हर कोई समान नहीं था, लेकिन संरचना इतनी स्थिर थी कि असमानता विद्रोह में तुरंत नहीं बदली, क्योंकि लोगों को न्यूनतम सुरक्षा मिलती थी। यह लाइन खतरनाक है। अगर सुरक्षा की भावना खत्म हो जाए तो समाज अस्थिर हो जाता है। आपके जीवन में भी यही नियम है। अगर आपको भावनात्मक या आर्थिक सुरक्षा नहीं है तो आप लगातार डर में जीते हैं, और डर में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। लेखक धीरे धीरे यह एहसास कराती हैं कि मिस्र की असली ताकत उसकी भव्य इमारतें नहीं थीं, बल्कि उसकी रोजमर्रा की स्थिरता थी। लेकिन जैसे जैसे बाहरी दबाव बढ़ा, आर्थिक तनाव आया और प्रशासनिक बोझ भारी हुआ, यह रोजमर्रा की स्थिरता टूटने लगी। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपकी छोटी आदतें टूटती हैं तो बड़ी संरचना भी हिलती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपकी दिनचर्या अभी भी मजबूत है या आप धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं? अगर आपकी नींव कमजोर हो रही है तो कोई भी पिरामिड आपको नहीं बचा सकता। और यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि जब रोजमर्रा की स्थिरता हिलती है तो सभ्यता का चेहरा बदलने लगता है। सवाल यह है, क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं या आप अभी भी पुरानी स्थिरता के भरोसे बैठे हैं? अब तक आपने मिस्र को खेतों, मंदिरों, सत्ता और रोजमर्रा की दिनचर्या में देखा, लेकिन बारबरा मर्ट्स आपको एक और गहराई में ले जाती हैं, उस जगह जहां इंसान अपने बारे में कहानी गढ़ता है। और सच बताऊं, सभ्यता सिर्फ ईंटों और कानूनों से नहीं टिकती, वह कहानियों से टिकती है। मिस्र की दीवारों पर उकेरे गए चित्र, कब्रों में लिखे मंत्र, मंदिरों की कथाएं, यह सब सिर्फ सजावट नहीं थे, ये एक सामूहिक स्मृति थी। हर चित्र एक संदेश था, हम कौन हैं। और जब कोई समाज बार बार खुद को एक ही कहानी सुनाता है
तो वह कहानी उसकी पहचान बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, कहानी से क्या फर्क पड़ता है? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि तथ्य ही सब कुछ है, लेकिन इंसान तथ्य से ज्यादा कथा से चलता है। बाबरा मर्ट्स दिखाती हैं कि मिस्रवासी अपने फराव को देवताओं के साथ खड़ा दिखाते थे। दीवारों पर वह हमेशा विजेता था, हमेशा शक्तिशाली। अब सच यह है कि हर युद्ध में जीत नहीं होती, हर फराव महान नहीं था, लेकिन चित्रों में हमेशा विजय। ये लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। क्या आपकी खुद की कहानी भी सच्चाई से ज्यादा सजावट है? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने अपने दिमाग में अपने बारे में कौन सी कहानी बना रखी है? मैं बदकिस्मत हूं, मैं औसत हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या फिर मैं हमेशा सही हूं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी कहानी आपको मजबूत कर रही है या सीमित? लेखक यह भी बताती हैं कि कब्रों में लिखे गए बुक ऑफ द डेड के मंत्र सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, वे एक तरह की गाइडबुक थे आत्मा को रास्ता दिखाने के लिए। यानी मृत्यु के बाद भी दिशा चाहिए। यह बहुत गहरी बात है। अगर जीवन में दिशा नहीं होगी तो आप भटकेंगे, और अगर मृत्यु के बाद भी दिशा की कल्पना की गई तो सोचिए जीवन में दिशा कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। अब जरा खुद को देखिए, क्या आपके पास कोई स्पष्ट दिशा है, या आप बस परिस्थितियों के साथ बह रहे हैं? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे दिशा के बिना चल रहे हैं। बाबरा मर्ट्स एक और भ्रम तोड़ती हैं। हम सोचते हैं कि प्राचीन लोग इतिहास को सच के रूप में दर्ज करते थे, लेकिन मिस्र के शिलालेख अक्सर प्रचार थे। जो शासक कमजोर था उसने खुद को भी महान दिखाया, जो हार गया उसने अपनी हार को दर्ज ही नहीं किया। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इंसान हमेशा से अपनी छवि बचाने की कोशिश करता आया है। अब यह सवाल आपसे है, क्या आप भी अपनी असफलताओं को छिपा रहे हैं? क्या आप अपने दिमाग में सिर्फ जीत की तस्वीरें टांगते हैं और हार को मिटा देते हैं? अगर हां, तो सावधान रहिए, क्योंकि सच्चाई को नकारने से वह खत्म नहीं होती, वह भीतर जमा होती है। बाबरा मर्ट्स यह दिखाती हैं कि जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे कहानियां भी बदलीं। नए देवता आए, पुराने देवताओं के रूप बदले, यानी पहचान भी स्थिर नहीं थी, लेकिन हर बदलाव के साथ संघर्ष हुआ। यह लाइन खतरनाक है। जब आपकी पहचान बदलती है तो दर्द होता है। आपने भी शायद महसूस किया होगा, जब आप अपनी पुरानी आदत छोड़ते हैं तो असहजता होती है। जब आप नया रास्ता चुनते हैं तो पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं। यही तो पहचान का संघर्ष है। लेखक बताती हैं कि मिस्र ने कई बार खुद को नया रूप दिया। विदेशी शासकों ने भी खुद को फराव की तरह प्रस्तुत किया, ताकि जनता की कहानी टूटे नहीं। यानी सत्ता बदल गई, लेकिन कथा वही रही। यह बहुत चालाकी थी और बहुत समझदारी भी। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कुछ बदल रहा है तो क्या आप अपनी कहानी को अपडेट कर रहे हैं, या आप पुरानी कहानी से चिपके हुए हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी भी खुद को वही मानते हैं जो 5 साल पहले थे? बाबरा मर्ट्स धीरे धीरे ये एहसास कराती हैं कि सभ्यता की असली ताकत उसकी लचीलापन भरी कहानी में है। अगर कहानी बदलने की क्षमता है तो संरचना टिक सकती है, लेकिन अगर कहानी पत्थर में खुदी हो तो टूटना तय है। यह बात सुनना आसान नहीं है। आपकी सोच भी अगर पत्थर बन गई है तो आपका विकास रुक गया है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप अपनी जिंदगी की कहानी को कैसे लिख रहे हैं? क्या उसमें सच्चाई है या सिर्फ दिखावा? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपनी कहानी बदलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी पहचान मिट जाएगी। लेकिन सच यह है, कहानी बदले बिना पहचान मजबूत नहीं होती। बाबरा मर्ट्स के शब्दों में, मिस्र एक ऐसा समाज था जिसने खुद को हजारों साल तक दोहराया, लेकिन हर दोहराव में हल्का सा बदलाव था। वही संतुलन उसे टिकाए रहा। अब सवाल यह है, क्या आपके दोहराव में भी बदलाव है, या आप हर साल वही गलती दोहरा रहे हैं? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि आगे बात उस टकराव की होगी जहां कहानी और हकीकत आमने सामने आएंगे, और वहां सिर्फ वही टिकेगा जो सच स्वीकार कर सके। अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है जहां दिखावा और हकीकत आमने सामने खड़े हैं। बाबरा मर्ट्स बहुत शांति से, बिना शोर मचाए, एक गहरी दरार दिखाती हैं। वह बताती हैं कि मिस्र की सभ्यता सिर्फ बाहरी आक्रमणों से नहीं हिली, वह भीतर से भी थकने लगी थी। सच बताऊं, कोई भी संरचना बाहर से तभी टूटती है जब भीतर से कमजोर हो चुकी हो। मिस्र के अंतिम काल में आर्थिक दबाव बढ़ने लगे। मंदिरों के पास इतनी संपत्ति जमा हो गई कि केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी। पुजारी वर्ग प्रभावशाली होता गया। फराव नाम का प्रतीक तो था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण बिखर रहा था। ऊपर से सब वैसा ही दिख रहा था, वही रस्में, वही चित्र, वही परंपरा, लेकिन ऊर्जा बदल चुकी थी। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जो दिखता मजबूत है पर भीतर से खोखला हो चुका है? बारबरा मर्ट्स साफ दिखाती हैं कि जब संरचना बहुत भारी हो जाती है
तो वह खुद का बोझ उठाने में संघर्ष करती है। प्रशासनिक जटिलता, करों का दबाव, संसाधनों का असमान वितरण, यह सब धीरे धीरे लोगों की सहनशक्ति पर असर डालने लगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ राजनीति की बात है? नहीं, यह आपके जीवन की भी बात है। जब आपकी जिम्मेदारियां आपकी क्षमता से ज्यादा हो जाती हैं, तो सिस्टम डगमगाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने अपने ऊपर इतना बोझ डाल लिया है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे खुद को थका चुके हैं। बाबरा मर्ट्स एक और गहरी बात कहती हैं, मिस्र ने बार बार खुद को पुनर्जीवित किया। हर गिरावट के बाद एक पुनर्जागरण आया। कला में नयापन, प्रशासन में सुधार, सेना में ताकत। लेकिन हर बार यह पुनर्जागरण पहले जैसा नहीं था, वह अलग था। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आप भी अगर टूटेंगे तो पहले जैसे नहीं उठेंगे। आप बदल चुके होंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आप किसी संकट से निकलते हैं तो क्या आप सीखते हैं या बस राहत की सांस लेकर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं? बारबरा मर्ट्स बताती हैं कि मिस्र के बाद के शासक अक्सर पुराने गौरव को दोहराने की कोशिश करते थे। वे खुद को महान पूर्वजों की तरह दिखाते थे। मंदिरों में वही पुरानी शैली, वही भाषा, जैसे अतीत को पकड़कर भविष्य बनाया जा सकता हो। यह बहुत खतरनाक जाल है। अगर आप सिर्फ अपने पुराने गोल्डन टाइम को दोहराना चाहते हैं तो आप वर्तमान की जरूरतों को अनदेखा कर रहे हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अभी भी अपने जीवन के किसी पुराने दौर को पकड़कर बैठे हैं? वो कॉलेज के दिन, वो पुरानी नौकरी, वो पुराना रिश्ता, और इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। बाबरा मर्ट्स का अंदाज बहुत ईमानदार है। वह मिस्र को न तो दुखांत कहानी बनाती हैं, न ही परफेक्ट मॉडल। वह दिखाती हैं कि यह सभ्यता इंसानी थी, ताकतवर लेकिन सीमित, बुद्धिमान लेकिन कभी कभी अंधी। यह लाइन खतरनाक है। आपकी सीमाएं भी आपकी ताकत जितनी ही वास्तविक हैं। मिस्र के आखिरी दौर में ग्रीक और फिर रोमन प्रभाव आया। नए देवता, नई भाषा, नई प्रशासनिक शैली, और धीरे धीरे मिस्र की पुरानी पहचान एक व्यापक साम्राज्य का हिस्सा बन गई। वह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। अब रुकिए, क्या पहचान का बदलना हार है या विकास? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे बदलाव को हार समझ लेते हैं। बारबरा मर्ट्स यह संकेत देती हैं कि कोई भी सभ्यता पूरी तरह मरती नहीं, वह अपने तत्व छोड़ जाती है। कला, भाषा, विचार। मिस्र भी गायब नहीं हुआ। उसका प्रभाव ग्रीक दुनिया में गया, फिर रोमन में, फिर आधुनिक इतिहास में। यह बहुत गहरी बात है। अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। वह किसी न किसी रूप में आगे जाएगी। लेकिन यहां एक असहज सच्चाई है, अगर आपने कभी कोशिश ही नहीं की तो आगे क्या जाएगा? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपकी विरासत क्या है? सिर्फ रोजमर्रा की दौड़ या कोई गहरा योगदान? बाबरा मर्ट्स अंत की ओर बढ़ते हुए एक शांत संदेश देती हैं। मिस्र को समझना मतलब इंसान को समझना, उसकी स्थिरता, उसकी जड़ता, उसका साहस, उसका डर। यह सब हमारे भीतर भी है। यह बात सुनना आसान नहीं है। आप भी उसी नियम से चलते हैं जिससे सभ्यताएं चलती हैं। अनुशासन होगा तो निर्माण होगा, जड़ता होगी तो पतन। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी निर्माण के दौर में हैं या पतन के? अगर आपकी आदतें कमजोर हो रही हैं, अगर आपका विश्वास सिर्फ दिखावा है, अगर आपका सिस्टम बदलाव से डर रहा है, तो संकेत साफ हैं। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि सभ्यता का अंत अचानक नहीं होता और इंसान का भी नहीं। वह धीरे धीरे दिशा खो देता है। और अब आखिरी सवाल आपके सामने है, क्या आप अपनी काली जमीन को फिर से उपजाऊ बनाएंगे या उसे लाल रेगिस्तान बनने देंगे? आगे जो समझना बाकी है वह सिर्फ इतिहास नहीं रहेगा, वह फैसला होगा। अब जब मिस्र की कहानी अपने अंतिम पड़ावों की ओर बढ़ रही है, बाबरा मर्ट्स हमें एक और गहरी परत दिखाती हैं, स्मृति की परत। क्योंकि सच बताऊं, किसी भी सभ्यता का अंत सिर्फ उसकी राजनीतिक हार से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब उसकी स्मृति धुंधली पड़ने लगती है। मिस्र के अंतिम शताब्दियों में बहुत कुछ बदल चुका था। ग्रीक शासन आया, फिर रोमन सत्ता, प्रशासन की भाषा बदली, नए देवता आए, पुराने मंदिरों की भव्यता बनी रही, लेकिन उनमें पहले जैसी आत्मा नहीं थी। परंपरा निभाई जा रही थी, लेकिन उसमें वह जीवंतता नहीं रही। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। जब हम सिर्फ परंपरा निभाते हैं लेकिन उसके अर्थ को भूल जाते हैं, तो वह धीरे धीरे खाली खोल बन जाती है। बाबरा मर्ट्स बहुत शांति से यह दिखाती हैं कि मिस्र की लिपि हायरोग्लिफ एक समय पर आम प्रशासनिक उपयोग से हटकर सिर्फ धार्मिक और औपचारिक उपयोग में रह गई, यानी भाषा भी सीमित हो गई। और जब भाषा सीमित होती है तो विचार भी सीमित होते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपकी सोच भी सीमित हो रही है? क्या आप नई भाषा, नए विचार, नए कौशल सीखने से बच रहे हैं? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे अपनी मानसिक दुनिया को छोटा कर चुके हैं। बाबरा मर्ट्स यह बताती हैं
कि जब ग्रीक शासक टॉलेमी आए तो उन्होंने खुद को मिस्री फराओ की तरह प्रस्तुत किया। उन्होंने मंदिर बनवाए, पुराने देवताओं की पूजा की, यानी उन्होंने स्थानीय पहचान को पूरी तरह मिटाया नहीं बल्कि उसे अपनाकर शासन किया। यह बहुत गहरी रणनीति थी, परिवर्तन को स्वीकार करना लेकिन निरंतरता का भ्रम बनाए रखना। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपकी जिंदगी में बदलाव आता है तो क्या आप उसे अपने ढांचे में समाहित करते हैं या उससे लड़ते रहते हैं? ईमानदारी से बताइए, आपने हाल में आए बदलाव को अपनाया है या अभी भी उसका विरोध कर रहे हैं? बाबरा मर्ट्स क्लियोपेट्रा के समय का भी जिक्र करती हैं। हम अक्सर उसे रोमांस और राजनीति के चश्मे से देखते हैं, लेकिन लेखक उसे एक ऐसे दौर का प्रतीक बनाती हैं जहां मिस्र अपनी पुरानी पहचान और नई विश्व राजनीति के बीच झूल रहा था। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जब आप दो दुनियाओं के बीच खड़े होते हैं तो निर्णय टालना सबसे खतरनाक विकल्प होता है। मिस्र अंततः रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना और धीरे धीरे वह स्वतंत्र सत्ता नहीं रहा, लेकिन ध्यान दीजिए, उसकी संस्कृति, उसकी कला, उसकी धार्मिक धारणाएं पूरी तरह मिट नहीं गईं। वे रूप बदलकर आगे बढ़ीं। यह बहुत गहरी बात है। अगर आप किसी चरण में हार भी जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पूरी कहानी खत्म हो गई, लेकिन यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप यह सोचकर बैठ जाए कि कभी तो सब खत्म होना है, तो आप कोशिश करना ही छोड़ देंगे। बारबरा मर्ट्स का सबसे मानवीय संदेश यही है, सभ्यताएं अमर नहीं होती, लेकिन उनका प्रभाव जीवित रहता है। मिस्र आज राजनीतिक रूप से वैसा नहीं है जैसा वह था, लेकिन उसकी छाप इतिहास, कला, विज्ञान में जिंदा है। अब यह सवाल आपसे है, आपकी छाप क्या होगी? सच बताऊं, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वे इतिहास का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर इंसान अपनी छोटी दुनिया का इतिहास बना रहा है, अपने परिवार में, अपने काम में, अपने रिश्तों में। अगर आप लापरवाही से जी रहे हैं तो आपकी विरासत भी लापरवाह होगी। बाबरा मर्ट्स यह भी दिखाती हैं कि जब मिस्र की धार्मिक परंपराएं कमजोर हुईं और ईसाई धर्म फैला तो बहुत से पुराने मंदिर बंद हो गए, मूर्तियां टूटीं और जो कभी जीवंत केंद्र थे वे खंडहर बन गए। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर विश्वास जीवित नहीं रहता तो उसकी इमारतें भी नहीं टिकती। अब जरा खुद से पूछिए, आपका विश्वास किस पर टिका है? क्या वह जीवित है या सिर्फ आदत? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने मूल्यों को अपडेट नहीं करते और फिर हैरान होते हैं कि उनकी दुनिया बदल क्यों गई। बाबरा मर्ट्स बहुत सादगी से कहती हैं कि मिस्र की कहानी हमें यह सिखाती है, स्थिरता और परिवर्तन दोनों जरूरी हैं। सिर्फ स्थिरता जड़ता बन जाती है, सिर्फ परिवर्तन अराजकता। यह संतुलन फिर वही मात। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपके जीवन में संतुलन है या आप किसी एक छोर पर झूल रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, अगर आज सब कुछ बदल जाए तो क्या आपकी पहचान बची रहेगी? यहीं असली डर छिपा है, क्योंकि मिस्र की तरह हम भी अपनी पहचान को बाहरी प्रतीकों से जोड़ लेते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, और जब वे बदलते हैं तो हमें लगता है कि हम खत्म हो गए। लेकिन बारबरा मर्ट्स का शांत संदेश यह है, पहचान इमारतों से नहीं, मूल विचारों से बनती है। अगर आपके विचार मजबूत हैं तो बदलाव भी आपको मिटा नहीं सकता, लेकिन अगर आपके विचार ही उधार के हैं तो पहला झटका ही काफी है। और अब कहानी उस अंतिम समझ की ओर बढ़ रही है जहां सवाल सिर्फ मिस्र का नहीं रहेगा, बल्कि यह होगा, क्या आप इतिहास से सीखेंगे या वही गलती दोहराएंगे? अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां बारबरा मर्ट्स इतिहास को बंद नहीं करती बल्कि खोल देती हैं। क्योंकि सच बताऊं, रेड लैंड ब्लैक लैंड सिर्फ मिस्र की कहानी नहीं है, ये इंसान की आदतों का एक्स रे है। और अगर आपने अभी तक इसे सिर्फ प्राचीन कथा समझा है तो यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। मिस्र की सभ्यता चली गई, लेकिन उसके पैटर्न नहीं गए। स्थिरता बनाना, फिर उसी स्थिरता में जकड़ जाना। विश्वास गढ़ना, फिर उसी विश्वास में कठोर हो जाना। सिस्टम बनाना, फिर उसी सिस्टम का बोझ उठाने में टूट जाना। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। क्या आप भी अपने ही बनाए ढांचे के कैदी बन चुके हैं? बाबरा मर्ट्स बहुत शांत स्वर में यह दिखाती हैं कि मिस्र के लोग खुद को सभ्य मानते थे और बाहरी दुनिया को अव्यवस्थित। उनके लिए रेगिस्तान सिर्फ लाल जमीन नहीं था, बल्कि अराजकता का प्रतीक था। वे मानते थे कि उनका समाज ही संतुलित है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप भी यही मानते हैं कि आपकी सोच, आपका तरीका, आपकी दुनिया ही सही है? यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हर सभ्यता ने यही सोचा था। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे भी अपने छोटे से दायरे को काली जमीन समझ बैठे हैं, जबकि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। बाबरा मर्ट्स एक गहरी बात रखती हैं। मिस्र की स्थिरता ने उसे लंबी उम्र दी, लेकिन उसी स्थिरता ने उसे धीमा भी बना दिया। जब ग्रीक और रोमन साम्राज्य तेजी से विस्तार कर रहे थे, नई सैन्य तकनीक, नई राजनीतिक रणनीति ला रहे थे, मिस्र अभी भी अपने पुराने गौरव में खड़ा था।
ये बहुत खतरनाक जाल है, पुरानी सफलता का नशा। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। क्या आप भी अपनी पुरानी उपलब्धियों के भरोसे बैठे हैं? मैंने एक बार कर दिखाया था, लेकिन सवाल यह है, क्या आप आज भी उतने ही लचीले हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या आपने खुद को अपडेट किया है? बारबरा मर्ट्स यह भी दिखाती हैं कि मिस्र ने विज्ञान, गणित, वास्तुकला में अद्भुत काम किया, लेकिन बाद के काल में वही ऊर्जा दोहराव में बदल गई, मौलिकता कम होती गई। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप सिर्फ दोहरा रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे। आपने महसूस किया होगा, जब जीवन ऑटो पायलट पर चला जाता है तो आराम तो मिलता है, लेकिन विकास रुक जाता है। मिस्र भी कुछ हद तक ऑटो पायलट पर चला गया था। यह सुनना आसान नहीं है, आपकी सुविधा ही आपकी सीमा बन सकती है। बारबरा मर्ट्स हमें यह समझाती हैं कि कोई भी सभ्यता एक दिन में नहीं गिरती। पहले वह अपने प्रश्न पूछना बंद करती है, फिर वह आलोचना से डरने लगती है, फिर वह अतीत को आदर्श बनाकर वर्तमान को अनदेखा करती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने सवाल पूछना बंद कर दिया है? क्या आप अपनी ही सोच को चुनौती देने से बच रहे हैं? यहीं असली समस्या शुरू होती है। मिस्र के अंतिम दौर में लोग अभी भी मंदिर बना रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, पर भीतर से दुनिया बदल चुकी थी। सत्ता का केंद्र कहीं और था, निर्णय कहीं और लिए जा रहे थे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अपने जीवन के फैसलों पर नियंत्रण नहीं रखते तो कोई और रखेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं या परिस्थितियां आपके लिए तय कर रही हैं? बारबरा मर्ट्स की किताब का एक गहरा संदेश यह है कि सभ्यता की असली ताकत बाहरी भव्यता में नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता में होती। जब स्पष्टता खो जाती है तो भ्रम शुरू होता है, और भ्रम में लिया गया हर निर्णय भविष्य को कमजोर करता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी दिशा साफ है? अगर नहीं तो सावधान रहिए, क्योंकि बिना दिशा के स्थिरता भी बेकार है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे समझते हैं कि अगर आज सब ठीक है तो कल भी रहेगा, लेकिन इतिहास कहता है कुछ भी स्थायी नहीं है। बारबरा मर्ट्स अंत की ओर बढ़ते हुए यह नहीं कहती कि मिस्र असफल था, वह कहती हैं कि मिस्र इंसानी था। उसने निर्माण किया, गलतियां की, सीखा, जड़ा हुआ, फिर बदला, और यही पैटर्न हर समाज, हर इंसान में है। यह लाइन आपको भीतर तक चुभ सकती है, आप भी उसी चक्र का हिस्सा हैं। निर्माण, स्थिरता, जड़ता, गिरावट, पुनर्निर्माण। सवाल यह नहीं है कि गिरावट आएगी या नहीं, सवाल यह है जब आएगी तब आप तैयार होंगे या नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपकी काली जमीन अभी भी उपजाऊ है, या वह धीरे धीरे लाल हो रही है और आपको पता भी नहीं? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि आगे जो समझना बाकी है वह सिर्फ इतिहास की व्याख्या नहीं होगा, वह एक निर्णय होगा। निर्णय कि आप अपने जीवन को स्थिरता में जकड़ेंगे या परिवर्तन में ढालेंगे। और यहीं से कहानी और भी व्यक्तिगत होने वाली है, क्योंकि अब सवाल मिस्र का नहीं, आपका है। अब तक हम मिस्र को बाहर से देखते रहे, उसकी नील, उसके मंदिर, उसके फराव, उसकी गिरावट। लेकिन अब बारबरा मर्ट्स आपको भीतर झांकने पर मजबूर करती हैं। वह सीधा यह नहीं कहती, पर पूरी किताब में एक धीमी आवाज गूंजती रहती है, सभ्यता बाहर नहीं, भीतर बनती है। सच बताऊं, मिस्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी सामूहिक मानसिकता थी। उन्होंने मान लिया था कि ब्रह्मांड एक संतुलन पर चलता है। मात यह सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं था, यह जीवन का सिद्धांत था। सच बोलना, वादा निभाना, संतुलन बनाए रखना, यह सब व्यक्तिगत नैतिकता नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी थी। अब रुकिए, अगर आपके जीवन में कोई मात नहीं है, कोई मूल सिद्धांत, तो आपका संतुलन कितने दिन टिकेगा? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों के पास स्पष्ट सिद्धांत नहीं होते, वे हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। बारबरा मर्ट्स दिखाती हैं कि मिस्र में झूठ बोलना सिर्फ सामाजिक गलती नहीं था, यह ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ना था। दिल का तौलना सिर्फ मृत्यु के बाद का डर नहीं था, बल्कि हर दिन की चेतावनी था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अगर आज आपके दिल को तौला जाए तो क्या वह हल्का होगा? ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने मूल्यों के अनुसार जी रहे हैं या सुविधा के अनुसार? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल सीधा दिल पर जाता है। बारबरा मर्ट्स की एक खास बात यह है कि वह मिस्र को आदर्श नहीं बनाती। वह दिखाती हैं कि वहां भ्रष्टाचार भी था, लालच भी, सत्ता संघर्ष भी, लेकिन फर्क यह था कि उनके पास एक साझा नैतिक ढांचा था जो बार बार उन्हें संतुलन की ओर खींचता था। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई साझा ढांचा नहीं है, कोई स्पष्ट दिशा नहीं है, तो हर निर्णय व्यक्तिगत लाभ पर टिक जाएगा। यह लाइन खतरनाक है। सिर्फ स्वार्थ पर बनी व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं टिकती। आपने भी देखा होगा, रिश्ते तब टूटते हैं जब संतुलन खत्म हो जाता है। समाज तब बिखरता है जब भरोसा कम हो जाता है। मिस्र भी धीरे धीरे इसी भरोसे की कमी से जूझा। बारबरा मर्ट्स बार बार यह दिखाती हैं कि स्थिरता का मतलब जड़ता नहीं है,
मिस्र ने कई बार खुद को नया रूप दिया, नए देवता अपनाए, नई सैन्य तकनीक सीखी, बाहरी प्रभावों को समाहित किया। लेकिन जब उन्होंने सवाल पूछना बंद किया, तब गिरावट तेज हुई। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने सवाल पूछना बंद कर दिया है? ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने ही बनाए विश्वासों को कभी चुनौती देते हैं? यह सुनना आसान नहीं है, लेकिन जो खुद को चुनौती नहीं देता, वह धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। बाबरा मर्ट्स हमें एक और गहरी सच्चाई दिखाती हैं। मिस्र के लोग मौत से डरते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उसे जीवन का हिस्सा मान लिया था। इसीलिए वे भविष्य के लिए तैयारी करते थे। कब्रें, अनाज, लिखित रिकॉर्ड, सब तैयारी थी। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। क्या आप भी भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, या सिर्फ आज का आराम देख रहे हैं? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि अभी सब ठीक है, तो तैयारी की क्या जरूरत। लेकिन इतिहास कहता है, तैयारी हमेशा संकट से पहले होती है, बाद में नहीं। बाबरा मर्ट्स के शब्दों में, मिस्र एक ऐसा समाज था जिसने हजारों साल तक संतुलन बनाए रखा, क्योंकि उसने अपनी सीमाओं को समझा। नील को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके चक्र को समझा जा सकता था। यह बहुत गहरी बात है। आप भी अपनी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपकी प्रतिक्रिया अनियंत्रित है, तो आपकी परिस्थिति कभी स्थिर नहीं होगी। अब जरा खुद से पूछिए, जब हालात बिगड़ते हैं, तो आप शांत रहते हैं या घबरा जाते हैं? बाबरा मर्ट्स की किताब धीरे धीरे यह एहसास कराती है कि मिस्र की कहानी सिर्फ निर्माण और पतन की नहीं है, बल्कि जागरूकता और लापरवाही की भी है। जब जागरूकता थी, संतुलन था। जब लापरवाही आई, गिरावट आई। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जिंदगी में भी यही पैटर्न है। आप अनुशासित रहते हैं तो चीजें संभलती हैं, आप ढीले पड़ते हैं तो दरारें बढ़ती हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आप अभी जागरूक हैं या लापरवाह? यहीं असली डर छिपा है, क्योंकि सभ्यता का पतन अचानक नहीं होता। वह तब शुरू होता है जब लोग यह मान लेते हैं कि सब ठीक है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी यही मान बैठे हैं? अगर हां, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, इतिहास उन लोगों को नहीं बचाता जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं। और आगे जो समझना बाकी है, वह आपको एक अंतिम आईना दिखाएगा, जहां मिस्र की कहानी पूरी तरह आपकी कहानी बन जाएगी। अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां बारबरा मर्ट्स की आवाज और भी शांत हो जाती है, लेकिन उसका असर और गहरा। क्योंकि अब सवाल मिस्र का नहीं है, सवाल यह है कि आपने इससे क्या सीखा। मिस्र की पूरी यात्रा में एक पैटर्न साफ दिखता है। जब तक लोगों ने अपने परिवेश को समझा, अपने सिद्धांतों को जिया और अपने सिस्टम को लचीला रखा, तब तक वे टिके रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचना कम किया और दोहराना ज्यादा, गिरावट शुरू हुई। यह सुनना आसान नहीं है, लेकिन दोहराव आराम देता है, विकास नहीं। बाबरा मर्ट्स बार बार यह दिखाती हैं कि मिस्र की असली ताकत उसकी सजगता थी। वे नील को समझते थे, मौसम को पढ़ते थे, रिकॉर्ड रखते थे, अनुभव से सीखते थे। लेकिन बाद के समय में वही सजगता परंपरा में बदल गई। चीजें होती रहीं, पर समझ कम होती गई। अब रुकिए, क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जो आप बस आदत से कर रहे हैं, समझ से नहीं? यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल सीधा दिल पर लगता है। सच बताऊं, मिस्र की कहानी का सबसे बड़ा खतरा उसकी गिरावट नहीं है। खतरा यह है कि वह धीरे धीरे गिरा, बिना शोर के, बिना किसी एक बड़े हादसे के। पहले छोटे समझौते हुए, फिर थोड़ी लापरवाही, फिर चलता है वाली मानसिकता, और धीरे धीरे संतुलन बिगड़ गया। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। क्या आपने भी हाल में छोटे छोटे समझौते किए हैं? बाबरा मर्ट्स यह साफ दिखाती हैं कि जब फराव का पद सिर्फ प्रतीक बन गया और असली निर्णय कहीं और होने लगे, तब संरचना का अर्थ खोने लगा। बाहर से सब वैसा ही था, वही ताज, वही मंदिर, वही रस्में, लेकिन भीतर से ऊर्जा जा चुकी थी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ सिर्फ दिखावा रह गया है? ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में खुश हैं या सिर्फ दिखा रहे हैं? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब अर्थ चला जाता है, तो आकार ज्यादा दिन नहीं टिकता। बाबरा मर्ट्स की किताब एक और गहरी चेतावनी देती है। सभ्यता की ताकत सिर्फ उसके नेताओं में नहीं, बल्कि उसके आम लोगों की जागरूकता में होती है। जब लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं, जब वे जिम्मेदारी टाल देते हैं, तब गिरावट तेज हो जाती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने भी अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी है? सरकार देख लेगी, समय ठीक कर देगा, कोई ना कोई संभाल लेगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी टालना आसान है, लेकिन उसका परिणाम कठिन होता है। बाबरा मर्ट्स हमें यह भी याद दिलाती हैं कि मिस्र की कला, वास्तुकला और लेखन हजारों साल बाद भी इसलिए पढ़े जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने दर्ज किया, उन्होंने लिखा, उन्होंने संरक्षित किया। यह बहुत गहरी बात है।
अगर आप अपने अनुभवों से सीख को दर्ज नहीं करेंगे दिमाग में, कागज पर, व्यवहार में, तो वह खो जाएगी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपने अपनी गलतियों से कुछ लिखा है या हर बार वही गलती दोहरा रहे हैं? यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सीख दर्ज नहीं होती वह टिकती नहीं। बाबरा मर्ट्स अंत के करीब एक शांत लेकिन तीखी सच्चाई रखती हैं। मिस्र की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे अमर हुआ जाए, वह सिखाती है कि कैसे संतुलित रहा जाए। अमरता एक भ्रम है, संतुलन एक अभ्यास है। अब ईमानदारी से बताइए, आप किसके पीछे भाग रहे हैं? स्थायी सफलता या रोज का संतुलन? यही असली फर्क है। मिस्र ने हजारों साल तक संतुलन बनाए रखा क्योंकि उन्होंने अपने परिवेश को स्वीकार किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वे प्रकृति से बड़े हैं। उन्होंने नील को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके साथ तालमेल बनाया। यह लाइन खतरनाक है। अगर आप अपनी सीमाओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपनी ऊर्जा गलत लड़ाइयों में खर्च करेंगे। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप भी ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जिन्हें आप जीत नहीं सकते? बाबरा मर्ट्स का संदेश धीरे धीरे स्पष्ट होता है। सभ्यता की असली ताकत उसका बाहरी वैभव नहीं, बल्कि उसका आंतरिक अनुशासन है। अगर अनुशासन गया तो वैभव भी जाएगा, अगर जागरूकता गई तो संरचना भी जाएगी, और अगर संतुलन गया तो गिरावट तय है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इतिहास चेतावनी देता है, गारंटी नहीं। अब यह सवाल आपके सामने है, क्या आप चेतावनी को सुनेंगे या आप भी वही करेंगे जो हर गिरती हुई सभ्यता करती है? पहले संकेतों को अनदेखा, फिर जिम्मेदारी टालना, फिर आखिरी क्षण में हैरान होना। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि आगे जो समझना बाकी है वह आपको यह तय करने पर मजबूर करेगा, आप अपनी जिंदगी को परंपरा में जकड़ेंगे या सजगता में ढालेंगे। अब तक हमने मिस्र को एक जीवित, सांस लेती सभ्यता की तरह देखा, उसका जन्म, उसका विस्तार, उसका संतुलन, उसकी दरारें। लेकिन अब बारबरा मर्ट्स हमें एक अंतिम परत दिखाती हैं, विरासत की। क्योंकि सच बताऊं, किसी भी सभ्यता का असली सवाल यह नहीं होता कि वह कितने समय तक टिकी, बल्कि यह होता है कि उसने पीछे क्या छोड़ा। मिस्र चला गया, लेकिन उसके पिरामिड अभी भी खड़े हैं। उसकी लिपि भले ही सदियों तक भुला दी गई, लेकिन फिर रोसेटा स्टोन के जरिए पढ़ी गई। उसकी कला, उसका गणित, उसका समय मापने का तरीका सबने आगे की दुनिया को प्रभावित किया। अब रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की रोसेटा स्टोन क्या होगी? कौन सी चीज आपको समझने में मदद करेगी जब आप खुद यहां नहीं होंगे? यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने कुछ दर्ज नहीं किया, कुछ बनाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी जहां आप खत्म होंगे। बाबरा मर्ट्स यह साफ करती हैं कि मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी भव्यता नहीं थी, वह थी उसकी निरंतरता। हजारों साल तक एक पहचान बनाए रखना यह आसान नहीं है। इसके लिए साझा विश्वास, अनुशासन और सामूहिक स्मृति चाहिए। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपके जीवन में कोई निरंतरता है या आप हर साल, हर महीने दिशा बदलते रहते हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसा मूल्य है जो 5 साल पहले भी था और आज भी है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह सवाल स्थिरता पर चोट करता है। बाबरा मर्ट्स यह भी दिखाती हैं कि मिस्र ने खुद को कई बार फिर से गढ़ा। अलग अलग राजवंश आए, अलग अलग शासक, लेकिन मात का विचार बार बार लौटा। संतुलन की खोज कभी खत्म नहीं हुई। यह बहुत गहरी बात है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मूल सिद्धांत अगर मजबूत हों तो पहचान बची रहती है। अब जरा खुद से पूछिए, आपका मात क्या है? आपका संतुलन किस पर टिका है? यह बात सुनना आसान नहीं है। अगर आपके पास कोई स्पष्ट मूल सिद्धांत नहीं है तो आप हर हवा के साथ बहेंगे। बाबरा मर्ट्स की किताब एक और महत्वपूर्ण सच्चाई दिखाती है। मिस्र ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन उसने सब कुछ नियंत्रित नहीं किया। समय उसके हाथ में नहीं था। साम्राज्य उठे, गिरे, बदले। यह लाइन खतरनाक है। आप अपने प्रयास नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन परिणाम नहीं। आपने भी देखा होगा, कभी कभी पूरी मेहनत के बाद भी परिणाम उम्मीद जैसा नहीं आता। मिस्र ने भी कई बार कोशिश की, कई बार हारा, लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आप परिणाम के डर से प्रयास छोड़ देते हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या आपने किसी असफलता के बाद खुद को रोक लिया? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे असफलता को अंतिम मान लेते हैं। बाबरा मर्ट्स दिखाती हैं कि मिस्र की विरासत उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि उसकी सोच में है। उसने दुनिया को सिखाया कि प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बनाया जाए, कैसे रिकॉर्ड रखा जाए, कैसे समय को मापा जाए। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी विरासत भी आपके कामों से ज्यादा आपकी सोच से तय होगी। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपका प्रभाव भी छोटा होगा। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने सहकर्मियों को सिर्फ बातें दे रहे हैं या कोई गहरी सोच भी? बाबरा मर्ट्स के शब्दों में,
मिस्र एक ऐसा आईना है जिसमें इंसान खुद को देख सकता है, उसकी ताकतें, उसकी कमजोरियां, उसका घमंड, उसका अनुशासन। यह आईना आरामदायक नहीं है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक महान सभ्यता भी गिर सकती है तो आपको एहसास होता है आप भी अजेय नहीं हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन असुरक्षा ही आपको सजग रखती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अगर आपको यह भ्रम है कि आपकी वर्तमान स्थिति स्थायी है तो सावधान रहिए। मिस्र ने भी यही सोचा था कि उसकी स्थिरता हमेशा रहेगी। यही असली समस्या शुरू होती है, जब हम अपनी ताकत को गारंटी मान लेते हैं। बाबरा मर्ट्स की पूरी किताब एक धीमी चेतावनी है, निर्माण करो लेकिन जड़ मत बनो, विश्वास रखो लेकिन प्रश्न भी पूछो, स्थिर रहो लेकिन बदलने के लिए तैयार भी रहो। अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या आप अपनी कहानी को सच में लिख रहे हैं या बस दोहरा रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, अगर आज सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या कुछ ऐसा बचेगा जो कहे कि आप यहां थे? यहीं से अंतिम समझ शुरू होती है, क्योंकि विरासत इमारतों से नहीं बनती, आदतों से बनती है। और अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपकी कहानी भी कमजोर होगी। अब आगे जो सामने आएगा वह अंतिम निष्कर्ष नहीं होगा, वह अंतिम आईना होगा। अब हम उस आखिरी मोड़ के बिल्कुल पास हैं जहां बारबरा मर्ट्स की पूरी यात्रा एक शांत लेकिन तीखी समझ में बदल जाती है। और सच बताऊं, यहां आकर मिस्र की कहानी इतिहास नहीं रहती, वह चेतावनी बन जाती है। मिस्र ने हजारों साल तक खुद को दोहराया, वही नील, वही काली जमीन, वही लाल रेगिस्तान, वही संतुलन की खोज। लेकिन समय बदलता रहा, दुनिया बदलती रही, और धीरे धीरे बिना शोर किए मिस्र केंद्र से किनारे पर चला गया। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया इंतजार नहीं करती। बाबरा मर्ट्स कहीं भी नाटकीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन उनका संदेश साफ है। अगर आप खुद को केंद्र मानते रहेंगे तो एक दिन आप हाशिए पर होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आप भी अपने ही दायरे में केंद्र बने बैठे हैं? आपको लगता है सब ठीक है, आपको लगता है आप सही हैं, आपको लगता है समय आपके साथ है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। मिस्र की सबसे बड़ी ताकत थी उसका संतुलन, लेकिन वही संतुलन एक समय बाद स्थिरता में और फिर जड़ता में बदल गया। जब दुनिया तेज हो रही थी, मिस्र धीरे चल रहा था। जब नए साम्राज्य रणनीति और लचीलापन ला रहे थे, मिस्र परंपरा में अटका हुआ था। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। क्या आप भी बदलाव की रफ्तार से पीछे रह गए हैं? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आप नई चीजें सीख रहे हैं? क्या आप अपनी सोच अपडेट कर रहे हैं, या आप पुराने गौरव के भरोसे बैठे हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या आपने खुद को चुनौती देना बंद कर दिया है? बाबरा मर्ट्स बार बार यह दिखाती हैं कि मिस्र की गिरावट एक घटना नहीं थी, वह एक प्रक्रिया थी। पहले छोटे संकेत आए, फिर बाहरी दबाव, फिर आंतरिक थकान, और आखिर में पहचान का धीरे धीरे घुल जाना। यह सुनना आसान नहीं है, लेकिन पहचान तब नहीं मिटती जब इमारतें गिरती हैं, वह तब मिटती है जब विश्वास खो जाता है। अब जरा खुद से पूछिए, आपका विश्वास किस पर टिका है? अगर आपकी पहचान सिर्फ आपके पद पर टिकी है तो पद बदलेगा तो पहचान भी जाएगी। अगर वह सिर्फ आपके पैसे पर टिकी है तो पैसा हिला तो सब हिलेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल सीधा आत्मसम्मान पर चोट करता है। बाबरा मर्ट्स की किताब एक अंतिम, बहुत मानवीय सच्चाई देती है। सभ्यता की ताकत उसकी इमारतों में नहीं, उसके लोगों की सजगता में होती है। जब लोग सजग रहते हैं, सवाल पूछते हैं, सीखते हैं, संतुलन साधते हैं, तब निर्माण होता है। जब लोग आराम में बह जाते हैं, जिम्मेदारी टालते हैं और सब ठीक है मान लेते हैं, तब गिरावट शुरू होती है। यह लाइन खतरनाक है। क्या आपने भी सब ठीक है मान लिया है? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपके जीवन में क्या कोई ऐसी दरार है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं? कोई आदत जो धीरे धीरे आपको कमजोर कर रही है? कोई निर्णय जिसे आप टाल रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच देखना चाहते हैं या सिर्फ आराम? बाबरा मर्ट्स की पूरी किताब एक आईना है। वह मिस्र की कहानी के जरिए यह नहीं कहती कि महान बनो, वह कहती हैं जागरूक रहो। महानता अस्थायी है, जागरूकता टिकाऊ है। मिस्र ने हजारों साल तक संतुलन बनाए रखा क्योंकि उसने अपने परिवेश को समझा, लेकिन जब उसने खुद को अपरिवर्तनीय मान लिया तब उसकी गति धीमी पड़ गई। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो खुद को बदलने योग्य नहीं मानता, वही सबसे पहले टूटता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप बदलने को तैयार हैं, या आप भी वही करेंगे जो हर गिरती हुई व्यवस्था करती है? पहले संकेतों को नजरअंदाज, फिर जिम्मेदारी से बचना, फिर अचानक हैरान होना। यहीं से अंतिम समझ की शुरुआत होती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि मिस्र क्यों गिरा, सवाल यह है आप गिरावट के संकेत पहचान पाएंगे या नहीं। और अगर आपने अभी भी खुद को यह कहकर शांत कर लिया है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी,
इतिहास कभी चेतावनी 2 बार नहीं देता। अब आखिरी समझ बाकी है और वह सबसे असहज होने वाली है। अब हम उस आखिरी समझ के सामने खड़े हैं जहां बारबरा मर्ट्ज की पूरी यात्रा एक शांत निष्कर्ष में नहीं बल्कि एक असहज सवाल में बदल जाती है। क्योंकि सच बताऊं, रेड लैंड ब्लैक लैंड का अंत किताब में नहीं होता, वह आपके भीतर होता है। मिस्र की कहानी शुरू हुई थी लाल और काली जमीन से, जीवन और मृत्यु, उपजाऊ मिट्टी और सूखा रेगिस्तान, और पूरी सभ्यता इन्हीं 2 ताकतों के बीच संतुलन साधती रही। लेकिन असली बात यह है, लाल जमीन कभी गई नहीं, वह हमेशा वहीं थी। बस काली मिट्टी हर साल उसे थोड़ी देर के लिए ढक देती थी। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपके जीवन में भी लाल जमीन हमेशा मौजूद है। अव्यवस्था, आलस, अहंकार, लापरवाही, बस कुछ समय तक अनुशासन और सजगता उसे ढक लेते हैं। बारबरा मर्ट्ज हमें यह नहीं सिखाती कि मिस्र महान था, वह दिखाती हैं कि मिस्र इंसानी था। उसने अवसर पहचाना, सिस्टम बनाया, संतुलन साधा, फिर धीरे धीरे उसी सिस्टम में ढील आई और लाल जमीन फिर दिखने लगी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आपकी काली जमीन अभी भी मजबूत है? क्या आपका अनुशासन अभी भी ताजा है? क्या आपकी सजगता अभी भी जीवित है? ईमानदारी से बताइए, क्या आपने हाल में खुद को ढीला छोड़ दिया है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह सवाल आराम छीन लेता है। बारबरा मर्ट्ज की किताब का अंतिम गहरा संदेश यही है, सभ्यता की रक्षा कोई एक नायक नहीं करता, उसे रोजमर्रा के लोग करते हैं। छोटे छोटे फैसले करते हैं, छोटी छोटी आदतें करती हैं। पिरामिड एक दिन में नहीं बने, गिरावट भी एक दिन में नहीं आई। यह सुनना आसान नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी भी इसी नियम पर चलती है। छोटी लापरवाही, छोटा समझौता, छोटा टालना, और धीरे धीरे संतुलन बिगड़ जाता है। बारबरा मर्ट्ज पूरे सफर में एक बात बार बार दिखाती हैं, मिस्र ने तब तक निर्माण किया जब तक उसने खुद को प्रश्नों के लिए खुला रखा। जब उसने खुद को पूर्ण मान लिया, तब वह ठहर गया। यह लाइन खतरनाक है। क्या आपने खुद को बस ऐसा ही हूं मैं कहकर रोक लिया है? अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप बदलने को तैयार हैं? क्योंकि मिस्र की कहानी एक और सच्चाई दिखाती है, गिरावट के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता। रूप बदलता है, संरचना बदलती है, लेकिन जो सीख ले लेता है वह अगली शुरुआत में मजबूत होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अगर आज आपके जीवन में दरार है तो क्या आप उसे पहचानेंगे? अगर आपकी दिशा धुंधली है तो क्या आप उसे साफ करेंगे, या आप इंतजार करेंगे कि सब कुछ ढह जाए? ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी भी संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं? बारबरा मर्ट्ज हमें यह भी याद दिलाती हैं कि मिस्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी जागरूकता थी। उन्होंने नील को समझा, उन्होंने मौसम पढ़ा, उन्होंने रिकॉर्ड रखा, उन्होंने संतुलन साधा। उन्होंने यह नहीं कहा जो होगा देखा जाएगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे तैयारी को टालते हैं, वे संतुलन को हल्के में लेते हैं, वे संकेतों को अनदेखा करते हैं और फिर अचानक कहते हैं, यह कैसे हो गया? यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गिरावट कभी अचानक नहीं होती। अब आखिरी सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी को लाल जमीन बनने देंगे, या आप हर साल हर दिन अपनी काली मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाएंगे? बारबरा मर्ट्ज की किताब इतिहास नहीं है, वह एक चुपचाप दिया गया आईना है। वह कहती नहीं, लेकिन दिखाती है, सभ्यता वही टिकती है जो सजग रहती है। इंसान वही बढ़ता है जो सीखता रहता है। अब फैसला आपका है। क्या आप निर्माण करेंगे या आप दोहराएंगे? क्या आप जागरूक रहेंगे या आराम में बहेंगे? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो यहीं रुक जाइए, लेकिन अगर आप सच में देखना चाहते हैं तो याद रखिए, लाल जमीन हमेशा पास है। काली जमीन हर साल मेहनत मांगती है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है आपके साथ।